पेशेंट का हमें एलिजिबिलिटी थी वो स्ट्रोक वाला इंजेक्शन देने के लिए, जिससे कि हम उनकी ब्रेन की ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। हमने तुरंत उनसे कंसेंट लेने के बाद वो इंजेक्शन देना चालू किया। इंजेक्शन जब दे रहे थे, उस इंजेक्शन की जो डोज होता कि जो क्या रिस्क फैक्टर्स थे उसके स्ट्रोक होने के, तो जो नॉर्मली रिस्क फैक्टर्स माने जाते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई होगा, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या शुगर है, या स्मोकिंग है, या वेट ज़्यादा है, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, पुराना स्ट्रोक है, कोई ड्रिंकिंग है, स्मोकिंग है, या फिर कोई ड्रग्स करते हैं, या ओल्ड एज है, या फैमिली हिस्ट्री है, इनमें से कोई फैक्टर्स नहीं थे। उनमें एक ही फैक्टर हमारे पास पाया गया कि होमोसिस्टीन नाम की एक चीज़ होती है जो कि उनमें बढ़ा हुआ था। ये होमोसिस्टीन काफ़ी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में एसोसिएटेड है, खास तौर से इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि हमारे पेशेंट में था। तो इस केस से हमने ये सीखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट है तुरंत स्ट्रोक को आइडेंटिफाई करें। ये ना सोचें कि यंग पेशेंट है तो स्ट्रोक नहीं हो सकता, कुछ और होगा, टाइम ना गवाएं। जल्दी से आइडेंटिफाई करें, रैपिडली रिस्पॉन्स दें और फटाफट से थ्रोम्बोलिसिस यानी कि जो हमने इंजेक्शन यूज़ किया उसका यूज़ करें अगर पेशेंट एलिजिबल है, जिससे कि हम पेशेंट को किसी सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी से यानी विकार से बचा पाएँ और होमोसिस्टीन का इम्पोर्टेंस हम न्यूरोलॉजी में जानें। Bharat Hospital, I'll be representing this case today and we'll be discussing. तो ये केस है 29 years old मेल पेशेंट का, जो कि प्रीवियसली बिल्कुल हेल्दी थे, जो हमारे पास इमरजेंसी में आए। अराउंड 30 to 40 मिनट से इनको सिम्टम्स थे लेफ्ट साइडेड वीकनेस यानी पैरालिसिस। जब ये इमरजेंसी में आए तो इनका ब्लड प्रेशर 140/90 था, जो कि ज़्यादा हाई नहीं था, शुगर नॉर्मल था, और इनको लेफ्ट साइड में हाथ और पैर में कमजोरी थी। हाथ में इनकी इतनी कमजोरी थी कि हाथ बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, वो बिल्कुल ना साइड में रह रहा था ना ऊपर उठ रहा था। जो पैर था, पैर में भी कमजोरी थी, इतनी कि वो बिस्तर में तो हिला पा रहे थे लेकिन ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, और साथ में चेहरे में भी कमजोरी थी। तो हमें एकदम से शक हुआ कि पेशेंट को स्ट्रोक यानी क्लॉटिंग लगा हुआ है, और हमने इमीडिएटली स्ट्रोक टीम को मोबिलाइज किया। और स्ट्रोक टीम मोबिलाइज होते ही तुरंत पेशेंट का MRI, ब्रेन का MRI कराया गया, जिसमें कि हमें ये क्लॉटिंग जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो यंग पेशेंट है, अराउंड 29 ईयर ओल्ड मेल, जो स्ट्रोक के सिम्टम्स से आया था। उसको सिम्टम्स 1 घंटे पहले ही हुए थे, विदिन 1 आवर एनालिसिस हो चुकी थी। जब हमने एग्जामिन किया, स्ट्रोक की शंका हुई, इमीडिएटली स्टेबलाइज करके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में और उसको तुरंत इमेजिंग के लिए शिफ्ट किया गया। इमेजिंग में जो हमारी शंका थी कि स्ट्रोक हो सकता है पेशेंट को, तो उसको वो क्लॉट निकला, और क्लॉट निकलते ही हमने पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ पूरी जानकारी ली और उनको बताया कि आगे हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। तो वो स्ट्रोक का जो वो क्लॉट है उसको ब्रेक करने की जो दवाई है वो तुरंत स्टार्ट करने सबसे ज़रूरी होती है, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। वो जो विदिन 3 से 4.5 घंटे के बीच में जब सिम्टम्स डेवलप होते हैं उसके बीच में जल्दी से जल्दी देना चाहिए, जिसको हम विंडो पीरियड बोलते हैं, 3 से 4.5 घंटे। तो पेशेंट के रिलेटिव्स ने कंसेंट दिया और इमीडिएटली ये थ्रोम्बोलिसिस स्टार्ट हुआ और पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। और जैसे हम ऑब्ज़र्व कर रहे थे और मॉनिटर कर रहे थे पेशेंट को, तो हमें समझ में आया कि वो इंजेक्शन देने के वजह से पेशेंट की रिकवरी काफ़ी अच्छी हुई, और आफ्टर ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग उसको 3-4 दिन के बाद तो पेशेंट अच्छा खासा चलते हुए घर डिस्चार्ज हुआ। तो ये एक बहुत ही मतलब सक्सेस स्टोरी बोलेंगे हम इसको, कि स्ट्रोक जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना, एक CT केपेबल एटलीस्ट CT होना चाहिए वहाँ पर। ऐसे एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल में पहुँचे, इमीडिएटली इमेजिंग हो और इमीडिएटली थ्रोम्बोलिसिस वाला ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल पाए। थैंक यू। क्या कोई और काम? जैसे कोई भी स्ट्रोक होता है, जैसे हम किसी भी पेशेंट को होता है, तो हमारी 2-3 चीज़ें होती हैं। एक हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, एक बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब जैसे एज है, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ेगा स्ट्रोक होने के चांस बढ़ते हैं, बट हम एज को कम नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे एथनिसिटी, जैसे इंडियंस हैं, अफ्रीकन्स हैं, इन लोग में ज़्यादा होने की चांस होती है, हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। सेक्स में जैसे मेल्स में ज़्यादा होता है, बाद में फीमेल्स में भी बढ़ने लग जाता है इंसिडेंस, बट हम उसको भी चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज़ हमारे अंदर चेंज नहीं कर सकते, बट कुछ होती है जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम चेंज कर सकते हैं।
जैसे सपोज ब्लड प्रेशर है, मैं अपना अगर हमारे घर में हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, तो हम भी अपना ब्लड प्रेशर बीच बीच में नापते रहें, अपने उसको कंट्रोल में, अगर ज़्यादा है तो दवा लें हम उसकी। जैसे शुगर है हमारी, तो शुगर की हमें दवा लें, उसको ध्यान रखें। अगर हमारे बीच बीच में हम अपने जैसे कोलेस्ट्रॉल है और लिपिड है इसको चेक कराएं, वो बढ़ा है हम उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद हमारा डाइट है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, हम इसको जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए बेहतर है। प्लस हमारे खान पीन में जैसे हमारे तेल है, चिकनाहट की चीज़ें कम रहें। तो अगर हम इस पेशेंट का देखें तो इस पेशेंट में ऐसी कुछ भी चीज़ें हमें नहीं मिली, और ये यंग पेशेंट था। तो यंग पेशेंट में हमें और भी चीज़ें देखनी होती है, जैसे बहुत बार कुछ हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं, अगर हार्ट में छेद हो जाता है तो हो सकती हैं, तो हम हार्ट का डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं। फिर उसके बाद कहीं ब्लड में ऐसा ना हो कि हमारे उसी में कोई विस्कोसिटी मतलब उस गाढ़ापन बढ़ गया हो, तो उसकी कुछ हमारी जो जांचें होते हैं हम वो करते हैं। जैसे इस पेशेंट में ज़्यादा आई थी, होमोसिस्टीन आई थी। ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिनकी हम सारी टेस्ट करते हैं। तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि हम इसकी ट्रीटमेंट करेंगे, ये आगे के लिए उसके लिए अच्छा है कि इसके चांसेस कम हो जाते हैं। थैंक यू मैम। लगातार स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि लोगों को क्या बदलाव करना चाहिए अपने जीवन में जिससे कि स्ट्रोक जैसी बीमारी से बच सकें? देखिए, स्ट्रोक से बचने के लिए जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इनको तो हमें मॉडिफाई करना ही है। साथ में इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। अभी जैसे लास्ट 2 साल से लॉकडाउन है, लोग मोस्टली घर के अंदर रह रहे हैं, तो लोगों का फिजिकल एक्टिविटी का लेवल बहुत कम हो गया है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम डेली एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी करें। हम अपना डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें, थोड़ा हेल्दी खाने लगें, जो कि जंक फूड है या टेक अवे ऑर्डर्स हैं, इस टाइप का जो बाहर का हम खा रहे हैं उसको हम कंट्रोल करें। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इसको कट डाउन करें। कोई ड्रग्स आजकल कॉमन अब्यूज़ होने लगे हैं, तो इन सब चीज़ों को कट डाउन करने की ज़रूरत है। जिन फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रोक के फैक्टर्स हम कंट्रोल करें। जी, थैंक यू। थैंक यू। नहीं, उसमें मोर ऑफ डेफिशिएंसी था इसमें, जैसे विटामिन की कमी थी जिसके चलते होमोसिस्टीन बढ़ रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ, बहुत बार होता है कि हम खाने में हम तली वाली चीज़ें खा रहे हैं या लिपिड वाली चीज़ें खा रहे हैं, और चीज़ों की तरफ खोजने चले थे कि और क्या रीज़न हो सकता है। तो हम इसी में हमें ये चला कि जैसे हम इंडिया में क्या हमारे विटामिन भी कमी हो जाती है, आज हम क्या खा पी रहे हैं हमें कुछ नहीं पता है, पानी भी हम पी रहे हैं क्योंकि इस पानी में भी बहुत बार होता है, बट हम बिल्कुल आजकल हमारा खाना बिल्कुल चेंज हो गया जो हम पहले से खाते थे, तो वो भी एक रीज़न है। पहले नहीं होता था, अब हम